तो WTO GS3 में भी आ सकता है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। GS2 में आई थिंक पता नहीं, GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में आ जाए तो, वरना GS3 में तो इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर भी हो गया, WTO भी हो गया। तो WTO ओके चलो स्टार्ट है। तो WTO की बेसिक पहले ना हमें ये जानना है कि बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना बस इसके रूल्स और इसके जो डेफिनेशंस हैं इन्हीं के ट्रैप में फंस जाते हैं, इसे ही पढ़ते रहते हैं और इसी को समझते रहते हैं। हमको तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल करना है, और इकोनॉमिक्स का क्या कंसिडरेशन है और इकोनॉमिक रेशनल क्या है इस पूरे WTO की ऑर्गेनाइजेशन का और ट्रेड का, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमें ये पता चले कि जो नियम बनाए जा रहे हैं WTO के अंदर, जो रूल्स फॉर्म करे जा रहे हैं और जो एग्रीमेंट्स नेगोशिएट होते हैं, उनका बेसिक रैशनल क्या है। तो देखो सिंपल रैशनल ये है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो दो पार्ट होते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, एक तो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और एक होता है ट्रेड थ्योरीज, जिसमें के गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड वाले पोर्शन को टैकल कर रहा है, BOP को तो IMF करता है, ठीक है। तो ये ट्रेड वाले पोर्शन को टैकल कर रहा है, और हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि ट्रेड एक ऐसी चीज है जो डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करता है और स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करता है। सो एम आई ऑडिबल? हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक रैशनल ये होता है कि ट्रेड के थ्रू हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करेंगे, हम पूरी की पूरी दुनिया में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अमेरिका अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और लैपटॉप्स को कम्पिटिटिवली लोअर कॉस्ट पे बना सकता है, तो इंडिया उसे क्यों बनाए, क्यों ना वो काम हम अमेरिका को दे दें, और इंडिया अगर फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है तो हम वो काम कर लें। तो इससे होगा क्या कि पूरे के पूरी दुनिया में ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, केक जब बड़ा होगा तभी तो डिवाइड ज्यादा हो पाएगा। तो WTO का रैशनल ये था कि हम लोग जो ट्रेड का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं 1995 में, इस ट्रेड एग्रीमेंट की हेल्प से हम लोग दुनिया की पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे। इससे होगा ये कि डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट होगा, मैक्सिमम वेल्थ दुनिया में जनरेट हो पाएगी, और फिर उसको एक्सचेंज के थ्रू वेलफेयर दोनों कंट्रीज का बढ़ा पाएंगे। तो पहले तो क्या होता था मर्केंटलिज्म के टाइम पर, कि नॉन जीरो सम गेम होता था। अगर व्यापार आप कर रहे हो, ब्रिटेन और इंडिया व्यापार कर रहा है, तो उसमें एक ही का बेनिफिट हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता। लेकिन बाकी बाद में जो ट्रेड की थ्योरीज आई, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी थी हैबरलर की, एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थी, और उसके बाद रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थी, ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये सॉरी ट्रेड थ्योरीज है, उसके बाद ये तो ट्रेडिशनल थ्योरीज है, पुराने वाली ओल्ड ट्रेड थ्योरीज है। उसके बाद न्यू थ्योरीज भी आएंगी ट्रेड में, जैसे कि क्रूगमैन और सेल्वाटोर में हम लोग करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, वो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। वो सारी थ्योरीज बेसिकली ये कंक्लूड करती हैं कि वर्ल्ड ट्रेड इज गुड, WTO इज बेटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड इज गुड फॉर एवरीवन एंड WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प इन बूस्टिंग ट्रेड, और ट्रेड जब ज्यादा होगा तो वेलफेयर सभी कंट्रीज का बढ़ेगा, नॉन जीरो सम गेम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रेशनल था जब WTO बनाया गया। उससे पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, लेकिन ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंक्लूड करता था। तो एग्रीकल्चर और सर्विसेज को भी इंक्लूड करना था, तो WTO बनाया गया। और ये बेसिक रैशनल था, जो भी ट्रेड थ्योरीज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, वो सारी की सारी इसके रैशनल को बिल्ड करती हैं कि व्हाई वी नीड WTO। अब WTO होने के बाद, पहले मैं आपको सारी स्टोरी बता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या हुआ है, फिर हम डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। तो WTO जब वर्किंग स्टार्ट करता है, तो बेसिकली हुआ ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इतने ज्यादा अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं थे, और इतनी ज्यादा नेगोशिएशन टीम्स नहीं थी
कि जब 1995 में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA हुआ, तो हम लोग उनके जो लूप होल्स उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज ने क्रिएट करे ना, हम उसे समझ नहीं पाए और हम लोग एक डिसएडवांटेज पे पहुंच गए। हमें वो डिसएडवांटेज की पोजीशन 2001 तक हमें समझ में आने लगी कि हाँ, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे इन्होंने WTO का एग्रीमेंट साइन करा के हमें एक्सप्लॉइट करा है। क्योंकि वो जो लूप होल्स थे उन्हें वो मिसयूज करके जो भी एग्रीकल्चर में डिस्टॉर्शन के लिए वो सब्सिडीज देना चाहते थे वो देते रहे। और साथ ही साथ बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से जो ट्रेड की प्रोटेक्शन होती है, कोटा की, टैरिफ की, इनको रिड्यूस करवाते रहे। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज बड़े डिसएडवांटेजेस पोजीशन में पहुंच गए, तो उन्होंने फिर 2002 में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा रखा और वहां पर नेगोशिएशन करा कि अब फर्दर नेगोशिएशन जो होएगी WTO के अंदर वो तब तक नहीं होएगी जब तक आप हमारी कुछ डिमांड्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की वो फुलफिल नहीं करते हो, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी की वजह से WTO बहुत सारी नेगोशिएशंस में फंसा रहा बहुत लंबे टाइम तक। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिर है एंड में बाली। इसमें पीस क्लॉज हुआ था, तो पीस क्लॉज क्या था वो हम देखेंगे 2013 में बाली की कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, ये जो WTO का स्ट्रक्चर होता है ये सब आप देखो, आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक नहीं बताऊंगा मैं। इसमें बस एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है जिसके 3-4 मेंबर होते हैं। फिलहाल वो मेंबर है ही नहीं, एक ही मेंबर है, तो एक मेंबर तो केस सुन भी नहीं सकता। तो इसको, इससे इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। अगर केस जा भी रहा है WTO में तो इंडिया के अगेंस्ट, तो जब इंडिया जो है क्या कहते हैं उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि नहीं ये गलत है, जो आप शुगर की सब्सिडीज पे हमें एलिज कर रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जब इंडिया केस डाल रही है तो वहां पे केस की सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक तरीके से वीटो मिल जा रही है इंडिया को इनडायरेक्टली। तो ओके, तो अब हमें WTO को डिस्कस करते हैं और एग्रीकल्चर को देखते हैं कि क्या क्या कंटेक्स्ट है। तो ट्रेड के बेसिस पे अगर हमने अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या समझा और क्या जाना है कि कोई भी चीज टैक्स लगाते हैं किसी पे तो डिस्टॉर्शन होती है, डेड वेट लॉस होता है। सिमिलरली अगर सब्सिडी लगाते हैं तो भी डेड वेट लॉस और डिस्टॉर्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो प्राइसेस होते हैं वो उनका रोल होता है इकोनॉमिक्स में एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी, मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब होता है जब फ्री मार्केट हो, उसमें टैक्सेस ना हो, उसमें सब्सिडीज ना हो। जैसे ही आप टैक्सेस लगाते हो, हम लोगों ने देखा था वो टैक्स बर्डन वगैरह का डायग्राम होता है, ये डेड वेट लॉस क्रिएट हो जाता था, ये डेड वेट लॉस, ठीक है। आपने ये सब्सिडी के केस में नहीं देखा। सब्सिडी के केस में अगर हम डायग्राम बनाते तो सब्सिडी के केस में मान लीजिए ये लॉस होता, फिर हमारा ये भी डेड वेट लॉस होता इधर वाला, ठीक है। तो डेड वेट लॉस बेसिकली दोनों केसेस में होता है, अगर आप किसी चीज को सब्सिडाइज करो या आप किसी पे टैक्स लगाओ, आप बेस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने देंगे। अब सब्सिडीज क्यों देते हैं? क्योंकि एक इंटरनल कंट्री, एक कंट्री अपने इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट में सब्सिडी दे सकती है पुअर सेक्शन को हेल्प करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट क्या है, जैसे ही आप किसी चीज को सब्सिडी दोगे प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे ही वो कंट्री वो वाली चीज प्रोड्यूस नहीं करेगी जो वो बेस्ट लोवेस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही हैं, बल्कि जबरदस्ती दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देकर कि वो वाला गुड, फॉर एग्जांपल गुड ए प्रोड्यूस करा जाए जिसको के बांग्लादेश ज्यादा लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बावजूद हम क्या कर सकते थे, हम दूसरा गुड प्रोड्यूस करते बी जो हम लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते थे और बांग्लादेश से एक्सचेंज करते, तो दोनों का बेनिफिट होता। लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जो बांग्लादेश लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता है उसी को इंडिया भी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके लिए हम प्रोड्यूस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी जो होती है ना, ट्रेस डिस्टॉर्टिंग होती है। तो जब WTO एग्रीमेंट बना था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ था, तो सबसे पहले दिमाग में ये था कि जो इंटरनल मार्केट में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है डोमेस्टिक मार्केट में, वो सारी हटानी होगी। जैसे क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में, MSP। भाई
मार्जिनल सपोर्ट प्राइस आप फार्मर्स को दे रहे हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये एक तरीके की सब्सिडी है, ठीक है। आप इसे सब्सिडाइज कर रहे हो, हायर प्राइस पे खरीद के लोअर प्राइस पे लोगों में बांट रहे हो। तो इंटरनल डोमेस्टिक प्राइस तो आपने एकदम जो है डिस्टॉर्ट कर रखा है, बेस्ट एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं हो रही है, इसीलिए तो इंडिया में प्रॉब्लम है। एक तरफ बफर स्टॉक भरा पड़ा है जहां, क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे हो फूड को, और इंडिया की डाइटरी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है। आप सब्सिडी दे रहे हो राइस को, व्हीट को, तो क्या हो रहा है, उनके तो बफर स्टॉक भरे पड़े हैं, और मोजाम्बिक जैसी कंट्रीज से हम पल्सेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे हो। अगर सब्सिडी ना दो तो बेस्ट एलोकेशन होएगा रिसोर्सेस का। तो ये सब्सिडीज खत्म करना डोमेस्टिक मार्केट में एक मुद्दा था जिसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी, एग्रीमेंट होना था। दूसरा था मार्केट एक्सेस का, कि भाई अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओगे, हायर टैरिफ्स लगाओगे, कोटा लगाओगे, कोटा सिस्टम लगाओगे कि नहीं 100 किलो से ज्यादा हम अनाज इंपोर्ट नहीं करेंगे। टैरिफ ये होता है कि नहीं कितने भी किलो का हम अनाज इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसकी जो भी वैल्यू होगी उस पर 10% हम लोग जो है टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म थे कोटा और टैरिफ के, जो मार्केट एक्सेस को रोकते थे। तो ये बेसिकली ना 2-3 चीजों पर इन पर आर्गुमेंट होनी थी और नेगोशिएशन होनी थी, और इन पे फिर नेगोशिएशन हुए, और उन नेगोशिएशन में कुछ लूप होल हुए जिससे डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं फायदा हुआ। हम उन लूप होल्स को डिस्कस करेंगे, कैसे वो हमारे फेवर में नहीं है, और क्या हम उनका जवाब या हम उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट फर्दर नेगोशिएशन में दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि भाई डेवलपिंग कंट्री क्या एंटिसिपेट क्या कर रही थी, इससे फायदा क्या होगा कि जो अमीर कंट्रीज हैं वो सब्सिडीज को हटा देंगी अपने रिच फार्मर्स के लिए, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे लैंड पे इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, ज्यादा एफिशिएंट है, उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जब वर्ल्ड ट्रेड ओपन होएगा। तो बेसिकली जो सब्सिडी के बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो रियली में मोस्ट एफिशिएंट है वो उनको विन विन सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। उसके बाद फूड इंपोर्ट करना और फूड का एक्सेस का ग्रेन करना लोअर कॉस्ट पे ग्रांट और कंसेशन के फॉर्म में लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये फायदा होगा, ये ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। और कुछ डब्ल्यूटीओ की ये क्या कहते हैं स्टडीज थी कुछ इकोनॉमिस्ट की, जिन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उरुग्वे राउंड में जो हुआ था जीएटीटी का, उसके बाद जब डब्ल्यूटीओ बना था, उन्होंने सोचा था कि क्या होगा कि सब्सिडीज डिक्रीज होंगी, यही एक्सपेक्टेशन जो मैं कह रहा हूँ आपको, इंक्रीज मार्केट एक्सेस होगा, लो कॉस्ट फार्मर को फायदा होगा, ये सारी स्टडीज करी गई थी और इनको जस्टिफाई करा गया था डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज को देके, ठीक है। और ये सोचा था कि इससे सबको बेनिफिट होएगा, विन विन सिचुएशन होएगी, नॉन जीरो सम गेम होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और काफी टाइम के बाद भी ईयू और यूएस कंट्रीज जो है सब्सिडीज देते रहे अपने रिच फार्मर्स को, ठीक है। अभी जो ट्रम्प की सरकार आई थी पीछे अमेरिका में, वो भी हाईली रिच फार्मर्स को सपोर्ट करती थी और प्रेज करती थी, और उनको सब्सिडीज भी दे रही थी। उन्होंने काफी सारी ऐसे जो है डब्ल्यूटीओ को कमजोर करने की भी पूरी कोशिश की थी कि उनका सपोर्ट ना रुके, सब्सिडीज रिच फार्मर्स को जो जा रही है वहां पर ना जाए। ये उसी कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसको आगे भी। तो दोहा राउंड में ये जो है रिव्यू करा था इसका, लेकिन नेगोशिएशन नहीं हो सका। अब इंडिया की कमिटमेंट क्या है, एग्रीमेंट तो था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके दो कमिटमेंट है, एक तो डोमेस्टिक सपोर्ट और एक बॉर्डर प्रोटेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। बॉर्डर प्रोटेक्शन में तो होता है टैरिफ और कोटा। तो जब आप ट्रेड थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर 7 और 6 है क्रूगमैन का आई थिंक, उसके अंदर हम लोग प्रूव करेंगे जो कोटा होता है ना, वो ज्यादा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है, वो ज्यादा डेड वेट लॉस क्रिएट करता है। तो टैरिफ्स आर बेटर देन इन कंपैरिजन टू कोटा। अभी समझने के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि उसमें क्वांटिटी लिमिट होती है कि 100 किलो चावल से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। टैरिफ में क्या होता है, नहीं 100 किलो से ज्यादा से आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट उस पर टैक्स लगेगा 10% ऑफ द वैल्यू। तो इसलिए टैरिफ्स को फेवर करता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कहता है कि कोटा को तो सबसे पहले बैन कर दो, हटा दो, और उसके बाद आप प्रोग्रेसिवली
टैरिफ्स पे शिफ्ट हो और फिर प्रोग्रेसिवली टैरिफ्स को रिड्यूस करते जाओ 10% से 5, 5 से 3, 2%, ताकि कोई भी कंट्री जबरदस्ती ऐसे प्रोड्यूसर को सब्सिडी देके प्रोड्यूस ना करा रही हो जो प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं है। उससे क्या होगा, वरना वो वाली कंट्री प्रोडक्शन कर रही होगी राइस और व्हीट की, जो राइस और व्हीट को प्रोड्यूस करने में अच्छी नहीं है। क्यों ना हम उसी कंट्री को प्रोड्यूस करने दें जो बेस्ट है, एफिशिएंट है, बिना सरकार की सपोर्ट के, बिना सरकार की मदद के। जो जब दो कॉम्पिटिटर की रेस हो रही है, एक कॉम्पिटिटर को तो पीछे से जो है आप पुश कर रहे हो और लाइन में 10 मीटर पहले से स्टार्ट करा रहे हो और वो जीत रहा है, तो वो तो अच्छा प्लेयर है नहीं। आपको बराबर करना होगा ताकि दोनों में देख सके कि कौन ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव है प्रोडक्शन में। ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक बंदे को जो सब्सिडी दे रहे हो 10 मीटर आगे बैठ के रेस स्टार्ट करने का मार्जिन दे रहे हो, वो हटा दो, वो डोमेस्टिक सपोर्ट हटा दो। वो डोमेस्टिक सपोर्ट तो हटा ही दो, उसके बाद एक्सपोर्ट में भी आप सब्सिडी दे रहे हो पुश मार के उसको रेस में आगे भागने के लिए, वो भी रोक दो, ताकि एक फेयर कंपटीशन हो और बेस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर उस कमोडिटी को, हर कमोडिटी को प्रोड्यूस करे, जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और पूरी की दुनिया में उन रिसोर्स को फिर हम डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे और पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे। ऐसा कुछ इंटेंशन थी और ये डेवलपमेंट एजेंडा था डब्ल्यूटीओ को फॉर्म करने का, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लूप होल अराइज हुए। अब डोमेस्टिक सपोर्ट में क्या होगा, दो तरीके की सब्सिडीज हो सकती हैं। एक तो हो सकती है जो डेड वेट लॉस क्रिएट करेंगी, ठीक है, वो जो डेड वेट लॉस क्रिएट करेंगी ना, प्रोडक्शन डिस्टॉर्टिंग बोलते हैं उसे, कि भाई बिना बात आप प्रोड्यूस कराए जा रहे हो, आप एफिशिएंट हो नहीं, जबरदस्ती सब्सिडी देके उससे जो है एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है और क्या कहते हैं बाकी जिस गुड में आप एफिशिएंट हो प्रोडक्शन के लिए वो प्रोड्यूस करते अदरवाइज, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हो क्योंकि नॉन एफिशिएंट जिसमें आप नॉन एफिशिएंट है प्रोडक्शन में, उस कमोडिटी को आपने सपोर्ट दे रखा और वो प्रोड्यूस करे जा रहे हो, तो ये बेस्ट एफिशिएंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। तो इन्हें प्रोडक्शन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज कहते हैं और इसको एम्बर बॉक्स में डाला गया है, ठीक है। और एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी नहीं देनी है, ठीक है। टैरिफ और कोटा बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, आपको ये सब्सिडीज नहीं देनी है। ये एग्रीमेंट था एग्रीकल्चर में। दूसरा, ऐसी सब्सिडीज भी है भैया जो नॉन प्रोडक्ट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है, जिन सब्सिडीज को आप दोगे अगर तो डिस्टॉर्टिंग नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि जो आपकी कंट्री के अंदर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज खराब हो जाएगा, वो सब्सिडी आप दे सकते हो, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी है, बड़ा एकदम मार्जिन पे ये कंसेप्ट है जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं और इन सब्सिडीज को ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडीज बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझाना चाहूंगा कि एम्बर बॉक्स में क्या है और ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में क्या है। एम्बर बॉक्स में देखो डायरेक्ट आप एक प्रोडक्ट को सब्सिडी दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप राइस की प्रोडक्शन को सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है, आप उसको एमएसपी दे रहे हो, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, आप डायरेक्टली राइस को दे रहे हो। ग्रीन बॉक्स में क्या है, आप राइस को नहीं दे रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि मैं तो अपने देश की पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडीज हैं वो वहां की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, वहां पर रोड बनाने के लिए, वो जो हमने डिस्कस करा था इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और फार्म की एक्सटेंशन सर्विस में, कि एक टीम होगी रिसर्चर्स की, एग्रीकल्चरिस्ट की या कॉलेज स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट ले हुए हैं, वो विजिट करेगी फार्म को और उसमें सजेशंस करेगी, हेल्प करेगी। ऐसे केस में जब मैं सब्सिडी दे रहा हूं अपने एग्रीकल्चर को, तो वो जो है प्रोडक्शन डिस्टॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है। उस सेम प्रोडक्टिव, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है। मैं अपने एक प्लेयर को क्रिकेट में अच्छा बनाने के लिए कोचिंग दे सकता हूं, लेकिन मैं जबरदस्ती एक क्रिकेट प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर को सब्सिडी देके क्रिकेट नहीं खिला सकता, क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होगा। मैं एक लेस एफिशिएंट प्लेयर को क्रिकेट में भेज रहा हूं,
वो अच्छा सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं एक बंदे को, नॉन फुटबॉलर को सपोर्ट कर सकता हूँ कोचिंग देकर, और उस कोचिंग से मैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये है कि जबरदस्ती लोअर प्रोडक्टिविटी वाले फार्मर्स को हम जबरदस्ती राइस नहीं प्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होगा। हम फालतू के रिसोर्सेज सब्सिडी में वहां लगाएंगे जिन रिसोर्सेज को हटा के हम रोड बनाने में, एजुकेशन में, हेल्थ में लगा सकते हैं। हमने ऐसा नहीं करा, बट हमने उनकी प्रोडक्टिविटी राइज करी। तो वो प्रोडक्टिविटी जब राइज होके अगर वो फिर एफिशिएंट हो रहा है राइस और व्हीट को प्रोड्यूस करने में, बजाय उसको हम पैसे दे रहे हैं उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं मानी जाएगी। ऐसी सब्सिडीज को ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स बोला जाएगा। ठीक है, ग्रीन बॉक्स पर्टिकुलरली, ब्लू बॉक्स का एक अलग रीजन, एक अलग क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने वाली, फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है, ऐसी जो सब्सिडीज हैं, इनको अगर आप देते हो तो इनको प्रोडक्शन डिस्टॉर्टिंग नहीं माना जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ के इस एग्रीमेंट के लूप होल को इन्होंने, डेवलप्ड कंट्रीज ने, यूएस ने और ईयू ने कैसे यूज करा कि उन्होंने मैक्सिमम अपनी सब्सिडीज जो देते हैं अपने फार्मर्स को, उनके फार्म साइड की प्रोडक्टिविटी, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की फर्टिलिटी, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद मिल जाए ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटे, वहां पर सब्सिडी दे दी। तो अब वो तो काउंट होगी नहीं। ठीक है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में। तो एक तो ये लूप होल उन्होंने यूज करा। दूसरा ब्लू बॉक्स, पता है क्या? ब्लू बॉक्स सब्सिडीज वो होती है, प्रोडक्शन लिमिटेशन प्रोग्राम इन्हें बोलते हैं। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल ये है कि इंडिया में अगर आप एमएसपी देते हो, देखो ये बारीक एग्जांपल समझने की कोशिश करना, एमएसपी दे रहे हो, एमएसपी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, एमएसपी एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। जबरदस्ती आप राइस की प्रोडक्शन करवा रहे हो पंजाब के अंदर, पावर सब्सिडी देके, पानी वहां पर है नहीं, ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, ऊपर से एनवायरमेंटल डिजास्टर भी हो रहे हैं, ऊपर से बफर स्टॉक भी आपके पास राइस का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी एम्बर बॉक्स में। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं प्राइस डेफिशिएंसी, हेलो हेलो हेलो, यस सर। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, कौन सी स्कीम थी एक, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पीडीपीएस बोलते हैं उसे, प्राइस, सर आशा 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 तो थी, इसकी पूरी फुल फॉर्म है पीडीपीएस स्कीम। ठीक है, हालांकि अभी मैं जो एग्जांपल यूज कर रहा हूं, एमपी की कर रहा हूं मैं, क्या था वो? भावांतर, भावांतर भावांतर स्कीम थी कोई। ठीक है, इस स्कीम को, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्कीम को। इसमें क्या है कि भाई एक फार्मर को पूरा एमएसपी पे उसका राइस नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है, बल्कि उसे ये बोला जाएगा कि मार्केट प्राइस जो चल रहा है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप उतने प्राइस में मार्केट में बेच दो। अगर ये एमएसपी से कम है तो ये बचा हुआ पैसा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके मार्केट प्राइस, ये सारा का सारा एमएसपी मैं दूंगा। मान लीजिए 100 रुपए एमएसपी है, तो पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसपी जब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है 100 रुपए गवर्नमेंट देती है फार्मर को और खरीद लेती है। लेकिन पीडीपीएस स्कीम में, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस, इसमें क्या करेगी, अगर मार्केट प्राइस राइस का और व्हीट का 80 रुपए है तो बचे हुए 20 रुपए ही देगी। तो इसका जस्टिफिकेशन पता है क्या है कि ये नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बल्कि उन्हें कह रहा हूं कि भैया अब से मैं एमएसपी नहीं दिया करूंगा, थोड़े ही पैसे का तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बंदे राइस और व्हीट की कल्टीवेशन छोड़कर बाकी सारे के सारे गवर्नमेंट के सपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहें, बाकी प्रोडक्ट में भी अपनी रुचि दिखाएं, उसको भी इंटरेस्ट दिखाएं और वहां पे प्रोडक्शन शुरू करें। तो ये प्रोडक्शन लिमिटेशन प्रोग्राम है, मेरे बफर स्टॉक भरे पड़े हैं, अब मैं और नहीं ले सकता सारा एमएसपी देके, मैं बस आपके एक एमएसपी होगा और उसका डिफरेंस आपको दे दूंगा, आपको मैं धीरे धीरे मार्केट की तरफ ले जा रहा हूं कि मार्केट का प्राइस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो
सब्सिडी है ब्लू बॉक्स में काउंट होएगी, और ये सब्सिडी को एग्रीकल्चर रिफॉर्मेटिव सब्सिडी कहते हैं। तो कोई भी ऐसी सब्सिडी और स्कीम अगर आप लेके आते हो जिसको आप WTO में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्टिफाई कर पाए कि भैया ये वाली जो स्कीम है ये रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो ऑलरेडी हम बिना बात के ऐसे गुड़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके बफर स्टॉक भरे पड़े हैं और जिसमें हम प्रोडक्ट में हम एफिशिएंट नहीं है, बट ड्यू टू सम पास्ट मिस्टेक्स हमने वहां पर MSP दे दी थी, तो वो प्रोडक्शन आज तक यूं की यूं चल रही है, हम उसे रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो उस रिफॉर्म के लिए पहला स्टेप है कि पूरे के पूरे MSP को ना देके हम पार्शियली MSP दे और उसको मार्केट फोर्सेस पे जो उसका मेजर प्राइस का पोर्शन है मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। तो ये भाई रिफॉर्मेटिव स्टेप है। इससे क्या होगा, हमारा बफर स्टॉक जो भर रहे हैं और एक्स्ट्रा राइस हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारी डाइटरी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होनी शुरू होगी। तो ये प्रोडक्शन लिमिटेशन प्रोग्राम है, प्रोडक्शन लिमिट करने की कोशिश है, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश है। तो अगर हम MSP के बजाय भावांतर भुगतान वाली स्कीम, PDPS स्कीम, प्राइस कंपनसेशन स्कीम या प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती तो वो इनकंसिस्टेंसी विद WTO होगी। हम लोग जो डी मिनिमिस लेवल वाली सब्सिडी है उससे बच सकते हैं, उसकी उसकी पनिशमेंट से बच सकते हैं, और हम लोग क्या रिफॉर्म भी कर पाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है। ये रमेश चंद की इनोवेशन थी PDPS स्कीम, तो रमेश चंद का नाम आप याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन है जो आपको वहां पर लिखने होंगे। रमेश चंद एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, हमारे 2-3 मेजर इकोनॉमिस्ट है एग्रीकल्चर के। अशोक गुलाटी नाम याद रहेगा आपको जब तक लेक्चर खत्म हो गया। अशोक गुलाटी, रमेश चंद और महेंद्र देव, हिमांशु को भी लिख सकते हो। जब भी सरकार के खिलाफ लिख रहा हूं कुछ, हिमांशु का नाम डाल देना, हिमांशु इकोनॉमिस्ट, ठीक है। जब भी एकदम प्रो गवर्नमेंट जो रिफॉर्म लेके आ रही है वही लिख रहे हो तो रमेश चंद और अशोक गुलाटी का डाल देना, ठीक है। तो ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ग्रीन बॉक्स हो गई, ब्लू बॉक्स हो गई, तीनों टाइप की सब्सिडी हो गई है। अब आप देखो हमारी कौन सी सब्सिडीज चल रही हैं। MSP ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, तो रिसेंटली इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो इंक्रीज ही हो रही है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है ना MSP 23 क्रॉप का प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक ये बढ़नी चाहिए लेकिन ये घट रही है। अभी ये घट रही है आजकल। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी घटाने की कोशिश करी जा रही है पंजाब में, फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी घट रही है। कैसे, न्यूट्रिशन बेस्ड बना दिया ना उसे, न्यूट्रिशन बेस्ड। तो ये सब्सिडीज वाला चैप्टर जब करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पे भी हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट स्पेसिफिक MSP तो चली रही है। और गवर्नमेंट ने रियलाइज करा है तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज भी इंक्रीज हो रही है। हाउएवर हमने डेटा देखा था कि 0.6% ऑफ एग्रीकल्चर GDP स्पेंड कर रहे हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन लिटिल बिट गवर्नमेंट ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है और स्मॉल फार्मर पर इंक्रीज कर रही है PM किसान योजना, ठीक है। अब देखो PM किसान योजना भी एम्बर बॉक्स में काउंट नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग चाहते क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें और PM किसान का पोर्शन बढ़ाएं। उसको ना हम इन्वेस्टमेंट टाइप की सब्सिडीज में दिखा सकते हैं, ब्लू बॉक्स में दिखा सकते हैं, इनफैक्ट ग्रीन बॉक्स में भी उसे दिखा सकते हैं, और हम लोग बच सकते हैं एम्बर बॉक्स की सब्सिडी से। तो ये वाली जो सब्सिडीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक्स के लिए सरकार कर रही है, पॉपुलिज्म है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली सरकार सोच समझ के ये स्टेप्स ले रही है, जिससे हम WTO की पेनल्टी से भी बचेंगे और काउंटर आर्ग्यूमेंट वहां पर दे पाएंगे, ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो, समझ आ रहा है सबको अभी तक? यस सर, यस सर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अब हम थोड़े बेसिक्स पे जाते हैं, पीछे नीचे एकदम वापिस यहाँ पर आएंगे, ठीक है।
ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं बना डॉक्यूमेंट। तो हिस्ट्री और कंसेप्ट्स को देखेंगे हम डब्ल्यूटीओ के, फिर वापस वहां पर जाएंगे और उसे रिवाइज करेंगे, जल्दी से उसे डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। पहली मिनिस्ट्रियल, सिंगापुर इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए रेड में हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। और हांगकांग भी इंपॉर्टेंट है तो ये आएगा बीच में क्यों, और बाली, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाली 13 में हम, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। 3 चीजों से डील करेगा, डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी, तीनों काउंटर करनी है, ठीक है। मार्केट एक्सेस का मतलब तो ऊपर मैं बता ही चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ डेटा देख लेते हैं। तो पहली तो वही नॉन टैरिफ बैरियर कोटा को हटाना था, टैरिफ में कन्वर्ट करना था और प्रोग्रेसिवली उसे रिड्यूस करना था 36% से डेवलप कंट्रीज के द्वारा और 24% से बाय डेवलपिंग कंट्रीज 10 साल के अंदर 2004 तक, और इनको करना था 6 साल के अंदर, ठीक है। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग ग्रीन ब्लू, ये भी एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स, ये हम लोगों ने बार्गेन कर लिया था हांगकांग में, हांगकांग की मिनिस्ट्रियल में। इसमें क्या है कि देखो जब ये WTO एग्रीमेंट का नेगोशिएशन हुआ, साइन हुआ, तब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट सब्सिडी तो दे ही नहीं रही थी, कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दे रहे थे हम लोग। तो इस एग्रीमेंट में देखो ध्यान से ये लिखा हुआ था कि जो कंट्री एक्सपोर्ट सब्सिडी आज नहीं दे रही है वो कल नहीं दे सकती, लेकिन जो ऑलरेडी दे रही हैं हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप एक दिन में हटा दो। आप 7-8 साल 9-10 साल लो और धीरे धीरे उस एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर दो, 8 साल लो और धीरे धीरे उस एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर दो। तो ये चीज लागू होती थी यूएस पर और यूरोप पर, क्योंकि वही एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे थे, इंडिया को एक्सपोर्ट सब्सिडी दे ही नहीं रहा था। तो एक इस तरीके से तो हमारा नुकसान नहीं हो गया, हम तो आज एक्सपोर्ट सब्सिडी दे ही नहीं सकते, और ये लोग क्या करेंगे, ये आज दे रहे हैं और क्योंकि ये दे रहे हैं तो एकदम से तो ये हटा नहीं सकते वरना प्रोटेस्ट हो जाएंगे, इनकी कंट्री में फार्मर बैठ जाएंगे, तो इन लोगों को हम लोग टाइम दे देते हैं 7-8 साल का, ये तब हटा सकते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या मिल रहा है बदले में, तो हमें ये दिया गया कि आपको ना हम एक्सपोर्ट सब्सिडी की बजाय कुछ दूसरी चीज ऑफर करते हैं, स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स। इसमें क्या होगा, या इसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल मेजर कह लीजिए, इनको हम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पता है क्या होगा कि देखो इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर ट्रेड फैसिलिटेशन बड़ा पुअर होता है। मतलब आप क्या कहते हैं, फार्म से एग्रीकल्चर गुड को उठाओगे और उसके बाद आप उसकी ग्रेडिंग वगैरह करोगे और उसके बाद आप उसको सर्टिफिकेशन करोगे, उसके बाद आप उसे पोर्ट पर ले जाओगे, फिर वहां पर कुछ चार्जेस लगेंगे, फिर आप उसे एक्सपोर्ट करोगे। तो ये जो कॉस्ट होती है ना डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत हाई होती है, तो इसका हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी फार्मर की जेब में ना डाल के, ये जो हर्डल्स क्रिएट हो रही है ना एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए, बेचारे के लिए, कि वो एक्सपोर्ट कैसे करे, बेशक भी वो कॉस्ट एफिशिएंट है, उसकी इन चीजों में कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो आप क्या करो, इस ट्रांसपोर्टेशन और इन ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए आप अगर सब्सिडी देते हो तो उसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक ये इशू था, तो इंडिया को ये मिला बदले में, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में हम कुछ सब्सिडी यहाँ दे सकते हैं, एम्बर बॉक्स में हम MSP में फंसे हुए हैं, ये हम देना नहीं चाहते, इस पर हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, WTO में हमारे अगेंस्ट केस हो जाता है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो शुगर और राइस और वीट, राइस और वीट पे तो अमेरिका ने केस करा हम पे, शुगर को लेके ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 3 डेवलपिंग कंट्रीज और हैं, उन्होंने भी हमारे ऊपर केस कर रखा है। ट्रेड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग ग्रीन में हम दे सकते हैं PM किसान, ब्लू बॉक्स में PDPS, ठीक है। ये 2-3 स्कीमों के नाम रखना याद, ताकि आप ये बोल रखो ग्रीन और ब्लू बॉक्स में सब्सिडी शिफ्ट करनी चाहिए, और हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडी दे रहे हैं,
ना कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। हाउ? हम उनको पीएम किसान को राइतु बंधु ने जैसे तेलंगाना ने दिया, पर हेक्टेयर कुछ पैसे दे रहे हैं ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सकें, और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा दे रहे हैं, उनको हेल्प कर सके फार्मर को। तो ये सब ग्रीन बॉक्स में आएगा, और ब्लू बॉक्स में पीडीपीएस लिमिटिंग प्रोग्राम है। ये 2 चीजें याद रखना। तो हम इससे हम डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग अपने लॉस अपने सब्सिडी प्रोग्राम को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीन बॉक्स में देखो ये फिर से लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक्सक्लूडेड है। आप यहाँ पर सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? और ये प्रूवन भी है किसकी स्टडी से? फैन एंड गुलाटी। उन्होंने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। फॉर एग्रीकल्चर करो ना, उससे बढ़ेगा, और उससे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम बढ़ रही है, ठीक है। और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में सिर्फ फैसिलिटेशन वाली नहीं, ये भी आएगा, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और इनपुट सब्सिडी, क्योंकि गरीब है ना वो, तो उसके सपोर्ट के लिए आप वो अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं यूरोप और यूएस वाले, तो आपको बदले में ये मिल रहा है कि आप इनपुट सब्सिडी, फर्टिलाइजर वगैरह ये सब दे सकते हो अपने फार्मर्स को, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी प्रोडक्टिविटी राइज हो, क्योंकि वो बेचारे तो पुअर है। तो एस&डी बॉक्स में हम लोग दे सकते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी पे आपने देखा है कभी आर्टिकल आया हुआ न्यूज़पेपर में कि उसके ऊपर केस कर दिया? एमएसपी सबसे खतरनाक है, इस पर केस होते हैं। यहाँ पर तो हम एस&डी की वजह से बचे हुए हैं, लेकिन पता है आने वाले टाइम में ये एस&डी बॉक्स भी हमसे छिनने वाला है। इसका रीजन हम देखेंगे आगे। इनमें सब्सिडीज दे दो, आप वाटर पंप में दे दो, ट्रैक्टर में दे दो। एक स्कीम आई थी, आप लोगों को पता हो तो याद रखना, क्या पता पूछ भी लें, मेरे को याद नहीं आ रही, के से उसका नाम है, और वो इस किरण है या कुसुम है, पता नहीं। कुसुम है सर, सोलर वाला कुसुम है ना? हाँ, सोलर Yes, sir, पावर कुसुम। प्लांट, कुसुम है। कुसुम, ठीक है। ऐसी स्कीमों में अगर सब्सिडी दें तो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होगी, ठीक है। और एस&डी में डाल सकते हो इसे, और ग्रीन बॉक्स में भी डाल सकते हो इसे। तो सर ये आप ये पीडीएफ शेयर किए हैं? हाँ करेंगे, करें, ठीक है। सर मुझे नहीं मिला सर, एक्चुअली मैं सोच रहा था इसी में एडिट करने के लिए जो पॉइंट। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, कोई नहीं, क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए ही तो है भाई, मैं क्या करूंगा इसका। तो क्या कहते हैं, ये ऐसी स्कीम जो होंगी, कुसुम स्कीम आप लोग एक बार रीड कर लेना जो नए बच्चे हो। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट याद रखना, ये एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट जो है एम्बर बॉक्स के लिए होता है। जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं उसको एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट कितना दे सकते हो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग में सब्सिडी देनी ही नहीं है, यानी एम्बर बॉक्स में सब्सिडी देनी ही नहीं है। एमएसपी की सब्सिडी ऐसा नहीं है कि अलाउड ही नहीं है, उसके ऊपर एक लिमिट है। अलाउड तो है लेकिन लिमिट है, 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। जितनी भी आपने राइस प्रोड्यूस करा है और उसकी जो वैल्यू है मार्केट में, उसके 10% से ऊपर ज्यादा नहीं दे सकते। प्रॉब्लम अराइज होती है ये 10% की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, क्योंकि अमेरिका किसी और तरीके से कैलकुलेट करता है, इंडिया की गवर्नमेंट और तरीके से कैलकुलेट करती है, और इसकी वजह से डिस्प्यूट जब अराइज होता है तो केस पहुंच जाता है डब्ल्यूटीओ में। तो आगे देखेंगे कि वहां पर क्या इश्यूज हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट में भी ना 2 टाइप की सब्सिडी दे दी भैया, एक तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एक नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो जैसे गेहूं, चावल वगैरह, ये हर प्रोडक्ट को जो एमएसपी दे रहे हैं वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन क्रेडिट, ये सब। हालांकि देखो हमने ऊपर क्या देखा, ये एस&डी में डाले जा सकते हैं इंडिया के जैसे कंट्रीज में जो गरीब कंट्री है, लेकिन ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये रिच कंट्रीज के लिए है। तो रिच कंट्रीज के लिए तो नॉन प्रोडक्ट में भी था, इंडिया को एस&डी मिल गया था, ठीक है। तो एओए ने स्टिपुलेट क्या करा था, इन्होंने कहा था जो भी आप एमएसपी दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसको
रिड्यूस करना है 20% से 6 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज ने, और 13% से करना है डेवलपिंग कंट्रीज ने 10 साल के अंदर। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। एक इंपॉर्टेंट टर्म और जो है डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट के अंदर, वो है डी मिनिमिस सब्सिडीज। ये वाली सब्सिडीज एग्रीगेट मेजर के अंदर, एमएसपी वाली सब्सिडी है, एग्रीगेट मेजर के अंदर अलाउड है। यानी अगर आपने राइस की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी तो उसके 5% की सब्सिडी डेवलप्ड कंट्रीज दे सकते हैं और 10% के सब्सिडी डेवलपिंग कंट्रीज दे सकते हैं। तो डी मिनिमस लेवल 10% है, लेकिन 10% से 11% हुआ तो आप पर केस हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से एक्सपोर्ट सब्सिडी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज पर ये नियम लागू था कि 10% से घटानी है 10 साल में। ठीक है, लेकिन पता है इंडिया पे तो ये लागू ही नहीं था। डेवलपिंग कंट्रीज उन कंट्रीज पे लागू था जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही थी, इंडिया तो दे ही नहीं रही थी, तो इंडिया को तो इससे कुछ बेनिफिट ही नहीं होना था। डेवलप्ड कंट्रीज को घटाना था ये 6 साल में, ये जितना परसेंट लिखा हुआ है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम 21% से, और उसका बजट आउटले 36% से। एक्सपेंडिचर, बजट आउटले मतलब एक्सपेंडिचर इन मनी के टर्म में 36% से, वॉल्यूम 21% से। ये कुछ एग्रीमेंट है कि भाई सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी, फिजिकल सैनिटरी मेजर लिखा है, फाइटो सैनिटरी, तो ये वो होते हैं कि भाई आपके जो मैंगोज आ रहे हैं उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड्स ना हो, उसमें ज्यादा बैक्टीरिया ना हो, तो उसको इंपोर्ट करने पे हम लोग बैन वगैरह लगा सकते हैं। कुछ ऐसे जो है एग्जोटिक क्या कहते हैं, ये लगा लीजिए कोई इंडिया के स्पेसिफिक कोई जर्म हो, बैक्टीरिया या वायरस जो बाहर के देशों में ना चला जाए, वहां पर वो सूटेबल ना हो, तो इस चीज पर एग्रीमेंट हुआ कि ये मेजर लगाए जा सकते हैं। जैसे कि एक बार इंडिया का मैंगो की शिप को रोक दिया था यूरोपियन यूनियन ने एंटर करने से, तो वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल गलत दे रखा है, ये आप मत देखना, ये टॉय से रिलेटेड दे दिया है कुछ। ये मैंगो वाला याद रखो, यूरोप वाला। टेक्निकल बैरियर लगा देते हैं कई, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये सब नहीं है, तो इन पर भी एग्रीमेंट हुआ कि भाई इसको थोड़ा ईज करना है और पुअर कंट्रीज के लिए थोड़ा फेवरेबल रखना है, बस और कुछ नहीं है। अब ट्रिप्स का एग्रीमेंट भी है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये 6-7 तरीके के प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, डिजाइन लेआउट होता है, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन होता है। इन सारों की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें हम जब ट्रेड का यूनिट करेंगे तब इसमें डिटेल में जाएंगे, बट फिर भी एग्रीकल्चर में इसलिए डाला है क्योंकि एग्रीकल्चर में भी इसका एक पार्ट है कि भाई जो प्लांट की नई वैरायटी है या जीएम क्रॉप की कुछ वैरायटी है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है जिस कंट्री में वो सेल होगी, और उसके पेटेंट को उसे पेटेंट देके या तो प्रोटेक्ट करो, या फिर सुई जेनरिस सिस्टम, जो भी उनका कोर्ट का कचहरी का सिस्टम है, दोनों को यूज करके उसे प्रोटेक्ट कर। अब इंडिया और यूएस में डिसएग्रीमेंट यहां पर आपको दिखाई देगा कि 1986 यानी 1986 एंड 89 के प्राइसेस पर जो है ये डी मिनिमिस लेवल जो सब्सिडी होती है वो काउंट होती है, इतना पुराने टाइम के प्राइसेस पर। तो एक तो इंडिया को इसी चीज से ऑब्जेक्टिव है, तब से लेके अब तक जो एग्रीकल्चर गुड्स है, बास्केट ऑफ गुड्स हैं, उनके प्राइसेस में चेंज आया है, तो वो रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये पुराने प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं सब्सिडी। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि कौन सी सब्सिडी कैलकुलेट होती है जो डी मिनिमस लेवल के को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस सपोर्ट, मार्केट प्राइस सपोर्ट। और ये इंडिया का एमएसपी, मार्केट प्राइस सपोर्ट आप कितना दे सकते हो। तो एमएसपी इंडिया की जो गवर्नमेंट दे रही है वो प्राइस, और ईआरपी एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, यानी बाहर के देशों में क्या प्राइस चल रहा है, और उसका जो प्राइस कैलकुलेट होगा वो इस बेस ईयर पे कैलकुलेट होगा, इतने पुराने बेस पे। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगी मेरी सब्सिडी। अब ये सब्सिडी
जो है ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए 10% ऑफ टोटल वैल्यू जो मैंने पूरे देश के अंदर राइस की प्रोड्यूस करी। ठीक है, तो ये प्राइस कौन से बेस ईयर पे कैलकुलेट होते हैं, इसमें दिक्कत है। ठीक है, केवल इसमें एमएसपी ही ऐड किया काउंट किया जाएगा, जो 10% का कंसेप्ट है। एमएसपी माइनस एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, आपने जो एमएसपी दिया ना जो, यस नहीं सर, वो क्वेश्चन ये था सर कि मींस इंडिया में एमएसपी के अलावा भी और सब्सिडीज हैं। हाँ तो एफआरपी केवल है ना शुगर केन की। यस यस, तो उसको भी ऐड किया जाएगा 10% हाँ काउंट हाँ, करने मतलब के लिए। वही जो Yes. मार्केट से, अब वो मार्केट मैकेनिज्म को जो भी प्राइस सब्सिडी रोक रही है उससे ये डिफरेंस आ गया, ये सब्सिडी आ गई। ठीक है, ओके सर। ये सब्सिडी 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कैलकुलेट किस में करें, डॉलर में करें या यूरोपियन यूके के पाउंड में करें या यूरोपियन करेंसी में करें, इसके बारे में डब्ल्यूटीओ साइलेंट है, उसने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, तो इंडिया तो क्या करता है, डॉलर की टर्म में कर लेता है। ठीक है, देखो टू मेन रीजन बिहाइंड डिस्क्रिपेंसी ये है, चॉइस ऑफ डॉलर रुपी एक्सचेंज, चॉइस ऑफ क्वांटिटी कंसीडर्ड। ये दो रीजन है जिसके बेसिस पे यूएस ने क्या एलिज करा कि इंडिया का जो एमपी था मार्केट प्राइस सपोर्ट राइस को 2013-14 में 77% था प्रोडक्शन वैल्यू का, जो कि 10% से ग्रेटर था, और वीट के केस में 65 था। इंडिया ने जबकि कहा कि नहीं, इंडिया का तो 5.45 था, 10% से वैल्यू से नीचे। तो ये डिस्क्रिपेंसी आई कैसे, दो चीजों की वजह से आई। एक तो डॉलर रुपी की करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से गड़बड़ हो रही है कि इंडिया डॉलर में काउंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रुपी में कन्वर्ट करके काउंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी इशू है, इसकी डिटेल में ज्यादा जाने का कोई फायदा नहीं। बस आप ये रखो कि जो रुपी डॉलर रुपी एक्सचेंज है, एक्सचेंज रेट इतना लिखोगे ये काम चल जाएगा। अब इतनी बारीक डिटेल में जाएंगे तो फिर और भी इशू होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ लो कि कौन सी करेंसी में वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। इंडिया किसी डॉलर में कर रहे हैं, वो रुपी में कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है। फिर क्वांटिटी कौन सी कंसीडर करी जा रही है, कौन सी क्वांटिटी, पूरी की पूरी क्वांटिटी इंडिया कह रहा है, पूरी की पूरी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल उन्होंने, इंडिया ने एमएसपी अनाउंस करा, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा इंडिया का फार्मर बेच दे रहा है एमएसपी पे। लेकिन इंडिया, आपको तो पता ही है, 40% प्रोक्योर होती है, 60% तो प्रोक्योर हो ही नहीं पाती। तो यूएस कह रहा है कि गवर्नमेंट ने तो सबके लिए अनाउंस करी ना, तो हम तो सबके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली तो नहीं हो रही ना। तो इंडिया कह रहा है कि जितना मैंने प्रोक्योर करा अपने पीडीएस सिस्टम के लिए और बफर स्टॉक के लिए, बफर स्टॉक इंडिया का ना हमेशा याद रखना, कोट करते वक्त आंसर याद रहेगा, 50 मिलियन टन। इससे ऊपर इंडिया का फालतू का है, वो बिना बात भर रहे हैं, एफसीआई की कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, अभी 70-80 मिलियन टन है। तो ये दो इशू है। देखो, इंडिया रिपोर्ट सब्सिडी इन डॉलर टर्म्स यूजिंग एवरेज एक्सचेंज रेट ऑफ, ये एक्सचेंज रेट। यूएस कन्वर्ट करता है एक्सटर्नल प्राइसेस को रुपी में यूजिंग ये वाली एक्सचेंज रेट 1986 का बेस प्राइस, और ये वाला एक्सचेंज रेट, ठीक है, पुराना एक्सचेंज रेट 1986 का। तो देखो ये तो अनफेयर है ना, ये रिवीजन होने चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमारा बिल ज्यादा बन जाता है। ठीक है, और एओ ने कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नोटिफाई किया ही नहीं है कि पर्टिकुलर करेंसी में होना चाहिए, तो ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। ठीक है, यूएस टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, जो भी देश में प्रोडक्शन हुई और भैया मैंने अनाउंस कर दिया, तो उसने ऑटोमेटिकली ये मान लिया कि पूरी की पूरी कमोडिटी, पूरे के पूरे 100 किलो राइस उन्होंने एमएसपी पे प्रोक्योर करे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ये वाली चीज को, इसके डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उन्होंने सब्सिडी बिल निकाला। इंडिया कह रहा है कि 100 मैंने अनाउंस तो करा था सारे के सारे लूंगा, लेकिन मैं प्रोक्योर सिर्फ 40 किलो ही कर पाता हूं, तो उस 40 से मल्टीप्लाई करो ना। तो ये इशू है इंडिया और यूएस का। जब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का डिस्प्यूट कैसे हो रहा है डब्ल्यूटीओ के सब्सिडीज के बिल में, अब आप समझ गए हो मेजर चीज कि हमें अपनी सब्सिडीज कहां से हटाकर कहां डालनी है। ये एक प्रोग्राम है पीएम किसान, ये चल रहा है हमारा। दूसरा मैक्सिको का एग्जांपल है प्रोग्रेसा। ये क्या है, कंडीशनल कैश ट्रांसफर।
इन्होंने क्या करा कि ये पीएम किसान की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा और इफेक्टिव है। इन्होंने क्या कहा कि हम उन किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए डालेंगे जो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे और स्कूल में भेजेंगे। तो इससे हम लोग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि देखो हम तो क्या कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम भी इसके थ्रू रन कर रहे हैं, ठीक है। और पीएम किसान को हालांकि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में ही काउंट कर सकते हैं, इसको नहीं माना जाएगा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, क्योंकि आप डायरेक्टली सारे किसानों को दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दे रहे हो। तो या तो ये वो उसे ग्रीन बॉक्स में काउंट कर लें या ब्लू बॉक्स में काउंट कर लें, ठीक है। अदरवाइज इन बॉक्स से हटकर भी हम ये कह सकते हैं हम तो अपना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, तो पीएम किसान के थ्रू हम सब्सिडी दें। लेकिन वो जो एमएसपी देते हैं ना हम राइस के लिए, वो पर्टिकुलरली उस स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए हो जाता है जो कि उस कमोडिटी की प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। जब आप पीएम किसान में पैसा दोगे तो आपने किसान को ये नहीं बोला कि इसका पैसा चावल के लिए यूज करो उगाने के लिए या वीट के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि देखो हमने तो अपने उसको पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए और फार्मर को उसके इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए दिए हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं काउंट नहीं कर सकते ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स में, तो यहाँ से हम बच जाते हैं। तो यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है शिफ्ट, ठीक है। अब 2 इशू रह गए हैं कि कैसे एक अब स्टार्टिंग में जाते हैं, करता रहूं ना क्लास अभी? हेलो, Yes, sir. ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो सीधा मैं ये बताता हूँ 2 इश्यूज जो है। अब यूएस और ईयू का एक लूप होल बताता हूँ इन्होंने कैसे लूप होल एक्सप्लॉइट करा है। तो देखो ईयू ने तो जो डोमेस्टिक सपोर्ट है ना उनका एमएसपी वगैरह उसमें थोड़ी सी रिडक्शन करी है, लेकिन यूएस तो नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया उसने। और कैसे करा ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा ये वो ज्यादातर अपनी सब्सिडीज ब्लू बॉक्स और ग्रीन में दे रहे हैं ईयू और यूएस, तो वो इस चीज का भी यूज कर रहे हैं, इसकी भी पूरी की पूरी सब्सिडीज को वो जो हमसे ज्यादा सब्सिडीज देते हैं वो हमारे एमएसपी से, लेकिन वो क्या बोल देते हैं इनका तो एम्बर बॉक्स है हमारा ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम एक तो इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स का मिसयूज करते हैं। और एम्बर बॉक्स में एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट में भी उन्होंने 2 चालाकियां करी हैं, देखो ये वाली। एक तो ना इसमें प्रोडक्ट सब्सिडी अलाउड थी सिर्फ राइस के लिए, तो उन्होंने क्या करा ना जिन कमोडिटीज में वो कमोडिटीज को वो एक्सपोर्ट करते थे ना, जो ज्यादातर फार्मर्स वो उगाते थे, सारी सब्सिडी उन्हीं को दे दी। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट स्पेसिफिक कमोडिटी को ही दे दिया। और हेलो Yes. हेलो, Yes. तो इसमें क्या होता है ना, देखो 2 सब्सिडीज थी, एक तो पूरी की पूरी टोटल सब्सिडी और एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी जब ये देंगे 4% तक दे देंगे सोयाबीन को, वीट को, हेलो हेलो, Yes. ओके, और इसको भी दे देंगे। और जब इन दोनों को प्रोडक्ट स्पेसिफिक दी ना और 4% दी, तो फिर इन दोनों को ये बाहर निकाल सकते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक वाली है, इसको आप टोटल में काउंट नहीं करोगे। तो इससे ये डबल सब्सिडी दे पाएंगे, इन प्रोडक्ट को भी दे देंगे और इनको अलग रखवा के फिर एज ए होल भी दे देंगे, 5% इधर दे देंगे बाकी बच्चों को, और प्रोडक्ट स्पेसिफिक को 5% अलग रखा। ये लूप होल इन्होंने यूज करा है। ये दोनों टाइप की सब्सिडीज है ना, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी और ये भी। प्रोडक्ट स्पेसिफिक को ये इसमें से निकाल लेते हैं, तो डबल सब्सिडीज दे पाते हैं। बाकी कंट्रीज के लिए ये 10% है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इससे 2 फायदे हुए यूएस को, एक तो भैया वो अपने बाहर की एक्सटर्नल मार्केट को एक्सपेंड कर पाए और इंटरनल मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाए। एक्सपोर्ट सब्सिडी में 3 इशू थे। पहले वाली एक्सपोर्ट सब्सिडी डायरेक्ट अगर आप दे रहे हो अपने गुड को
बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको अफ्रीका में फूड एड के नाम पर दिया तो अलाउड है। और एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी दी, आपने ऐसे सब्सिडी दी कि भैया आज आपके पास पैसे नहीं है, आप मेरा फूड ले लो, ठीक है, थोड़े से पैसे दे दो और क्या कहते हैं, मैं आपको लोन दे दूंगा वो फूड मेरे से खरीदने के लिए। ये समझने की कोशिश कीजिए आप। एक तो दो तरीके हैं मेरे पास, जो मैं सरप्लस एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रखी है, सरप्लस प्रोडक्ट्स होएगा इंडिया की तरह, बफर स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, अब इसको बाहर कैसे निकालूं? तो एक तो क्या करूंगा, फूड एड दे दूंगा, फूड एड देके उनसे वोटिंग करवा लूंगा यूएन में, जब भी कोई रेजोल्यूशन आएगा अपने फेवर में, फूड एड देके एक तो ये काम कर लूंगा, ठीक है। दूसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, इसमें क्रेडिट दे दूंगा उन्हें, इनको क्या बोलूंगा, अच्छा पैसे नहीं है चलो ले लो, और मैं तुम्हें सस्ते ब्याज पे पैसा दे रहा हूं मेरा सरप्लस खरीदने के लिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसको ना हेल्प माना जाएगा, चैरिटी माना जाएगा, गरीबों की मदद कर रहे हैं, और इस लूप होल में वो एक्सपोर्ट सब्सिडी घटाकर बाकी सरप्लस को यहां निकाल देंगे, ठीक है। और इस कमिटमेंट में कई बार तो वो ऐसा करेंगे, जो कमिटमेंट होता है ना क्लाइमेट चेंज वाला, कि इतने पैसे देने हैं इन्हें, वो देने हैं, असिस्टेंस प्रोग्राम चलाने होते हैं, उसमें भी काउंट करा देते हैं इसको कि देखो ये हो गया हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वाले लूप होल्स ये लोग यूज कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। फूड एड के बारे में डिबेट है, जेफरी सैक एंड ईस्टरली, दो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। जेफरी सैक कहता है कि फूड एड देना चाहिए इन गरीबों को, इससे क्या होगा, इनकी हेल्थ इंप्रूव होएगी, आयरन की डेफिशिएंसी वुमेन में कम होएगी, प्रोटीन वगैरह आएंगे, उनकी हेल्थ बढ़ेगी और उनका ब्रेन की कॉग्निटिव एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। कैपेबिलिटी अप्रोच को लेके आ जाते हैं ये अमर्त्य सेन की, और कहता है कि फिर वो रिच हो पाएंगे, विशियस ट्रैप ऑफ पॉवर्टी से निकल पाएंगे। लेकिन ईस्टरली एक इकोनॉमिस्ट जो ये कहता है कि ये जो फूड एड आप देते रहते हो ना फ्री में, इससे क्या होता है कि वो लोग जो अपने आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, compete करके भाई क्या कहते हैं, हार्ड वर्क करके अपने फार्म सेक्टर को इंडिया की तरह सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, जैसे हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी ग्रीन रेवोल्यूशन से। आप उसको रोक रहे हो और आपने एक कंड्यूट बना रखा है अपना एक्स्ट्रा अपनी सरप्लस को यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्हें एक्सपोर्ट करने का, बाय यूजिंग दीज लूप होल्स, ठीक है। तो ये वाले लूप होल्स ये लोग यूज करते हैं। एक लूप होल और है, बस ये आप पढ़ देना, टैरिफ रेट कोटास। टैरिफ रेट कोटा में क्या होता है, ये सिस्टम में क्या होता है कि पहले तो आपने लगा दिया 100 केजी का राइस जो है, क्या कहते हैं, उतना आप बिना टैरिफ के इंपोर्ट कर पाते हो, और उसके बाद ना टैरिफ शुरू हो जाता है 101 से, ठीक है। तो पहले तो कोटा है, ओ सॉरी ये उल्टा बोल दिया, विद इन कोटा टैरिफ है, आपने 100 केजी का टैरिफ कोटा लगा रखा है, और उसमें 10 केजी जब आप इंपोर्ट करोगे तो वो तो फ्री है, लेकिन उसके बाद 10 से 20 केजी जब इंपोर्ट करोगे 10% का टैरिफ, फिर उसके बाद 20 से 30 करोगे डिफरेंट कोटे का डिफरेंट रेट का टैरिफ, ठीक है। तो ये टीआरक्यूज जो होते हैं ना, बस आप इतना याद रखना कि ये टीआरक्यूज जो होते हैं, टैरिफ रेट कोटास, इनको यूज कर ये इंडिया जैसी कंट्रीज को मार्केट एक्सेस में ब्लॉक कर देती है। हम लोग इंडिया जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कोटास जो ये बनाते हैं वो फुलफिल ही नहीं हो पाते हैं। तो ये टीआरक्यू एक सिस्टम आपको याद रखना है, टैरिफ रेट कोटास। ये बहुत ज्यादा डिटेल में वेबसाइट पे भी WTO के एक्सप्लेन्ड नहीं था कि कैसे ये काम करते हैं। जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रीड करना चाहो तो वहां पे कर सकते हो। ये टैरिफ रेट कोटास में बस इतना याद रखना है कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे कि वो पुअर कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल 20 याद कर सकते हो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का। इसमें यह कहा गया है कि हमेशा जब भी रीनेगोशिएट होंगे तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्रीज का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। हर
नेगोशिएशन का। लेकिन देखो इंडिया के लिए ये खतरनाक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया को ये जो है बाहर निकाल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के स्टेटस से। उसका रीजन हम देखते हैं क्या है। अच्छा, तो दो ग्रुप बन गए हैं डब्ल्यूटीओ में, यूएस और न्यूजीलैंड। केयर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो वो चाहते हैं टैरिफ लाइन जो है मार्केट एक्सेस के लिए गुड्स पर जो लगा रखे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, उसको हटाया जाए। और इंडिया चाइना वगैरह चाह रहे हैं कि हम हटा देंगे टैरिफ, लेकिन पहले आप अपनी वो ग्रीन बॉक्स और वो जो इतनी ब्लू बॉक्स सब्सिडी दे रखी है उसे तो हटाओ, उसको हटा दो, हम हटा देंगे टैरिफ। तो ये केस चल रहा है, ठीक है। और ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई लार्ज सब्सिडी दे रहे हो तो डीपर कट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हमें स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत है हमारी फूड सिक्योरिटी और पुअर के लाइवलीहुड के लिए। तो हांगकांग मिनिस्टीरियल भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। इसमें ना हमें स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मिले थे कि अपनी मर्जी से हम टैरिफ लाइन बता पाए स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी लाइवलीहुड को, रूरल डेवलपमेंट को थ्रेटन कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म हमें किसकी हेल्प से मिला था? आर्टिकल 20। कौन सा? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये तो अब जो बाली के बाद एग्रीमेंट हो रहा है ना, अभी भी ये कह रहे हैं हम लोग कि आगे भी ये हमेशा चलता रहेगा। ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें हर बार, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म हमें हर बार मिलना चाहिए आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होना चाहिए, आपके लिए नहीं होगा, इंडिया के लिए नहीं होगा। तो ये पीस क्लॉज पर आप एक छोटा सा आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ लेना। ये बेसिकली कुछ नहीं है कि अगर इसको मोटी मोटी लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो ये जो 10% का इंडिया का डी मिनिमिस लेवल है, अगर इंडिया इसको क्रॉस करता है, जब तक के कोई परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट नेगोशिएशन ना हो जाए, क्योंकि जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। हमने जो वहां पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दी थी कि आप लोग सब्सिडी इतनी दे रहे हो ग्रीन बॉक्स वगैरह में, आप लूप होल यूज कर रहे हो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी का और दूसरा फूड एड का, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमने गिनाई थी, और हमने कहा था जब तक ये कम नहीं करेंगे हम टैरिफ लाइन नहीं घटाएंगे, और पीस क्लॉज जब तक चलता रहेगा, डी मिनिमिस लेवल क्रॉस करता रहेगा, जब तक के परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता है। तो पीस क्लॉज ये है कि टेम्पररी सॉल्यूशन है कि अगर आपका 10% से ऊपर जाता है तो हम लोग को पनिश नहीं करेगा डब्ल्यूटीओ। लेकिन उसके बावजूद फिर केस कैसे करा? उसके बावजूद कैसे यूएस ने केस कर दिया और इन लोगों ने? क्योंकि हमारा जो है ना प्रॉब्लम ये है, आखिरी पोर्शन है ये वाला इशू देखो, इंडिया अनेक्स 7 कंट्री जो होती है ना, उनको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस जिसके पास हो। और इस अनेक्स 7 में, अनेक्चर 7 में लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी कंट्री की जीएनपी, पर कैपिटा जीएनपी 3 सालों तक लगातार $1000 को क्रॉस करती है 1990 डॉलर के रेट पर, तो वो डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगी। और इंडिया ने ये ना 14, 15, 16 में कर दिया। तो उसके बाद से इंडिया की ना ये जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह है, सेफगार्ड मैकेनिज्म है, ये छिन गए हैं। और इस बेसिस पे ये लोग हमारे ऊपर केस करे जा रहे हैं। और ये एससीएम क्या है? सब्सिडीज हैं, काउंटर मेजर्स, इसके भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 3.1 सब क्लोज है। ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती रहती है यूएस के एग्रीमेंट्स, उनको कोई वॉयलेट तो नहीं कर रहा है ट्रेड के। उन्होंने बताया कि ये जो इंडिया की 5 स्कीमें हैं, ये इंडिया की ट्रेड पॉलिसी आई थी 2015 से 20 के बीच में, कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, हम एससीजेड में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को ऑथराइज करते हैं, और एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड की एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पैसे देते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। इन चीजों में जब हम एक्सपोर्ट करवाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये मेक इन इंडिया, इंडिया का सक्सेसफुल हो। मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम इन्हें, इन प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देते हैं, ठीक है। इन सब्सिडीज को जब हम देते हैं तो ये
SCM के इन एग्रीमेंट्स को वॉयलेट कर रही है, और वो इसलिए वॉयलेट कर रही है क्योंकि अब इंडिया अनेक्स 7 में नहीं है। और सर इसको रिप्लेस करने के लिए MEIS जो स्कीम है, MEIS, हाँ, मेस, हाँ, यस सर, उसको रिप्लेस किया है ना न्यू स्कीम से। सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कौन सी स्कीम से रिप्लेस किया है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैरिफ करके कोई स्कीम है, ये RODT। बेटा मेरे को पता नहीं है। मैंने शायद अपडेशन छोड़ दी, मैं नेक्स्ट देख लूंगा इसे। ये इकोनॉमिक सर्वे में आया क्या? सर ये लास्ट ईयर ही अपडेट किया था ये लोग, अच्छा, चलो मैं चेक कर लूंगा। 2020 के लास्ट में किया था लोग ये। ठीक है, मैं इसे चेक कर लूंगा, इसमें कुछ अगर उन्होंने अपडेट करा है, अगर वो ओके सर। बाईपास कर सकता है WTO को, तो देखते हैं, वो भी एक अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो एक ये है, और एक 11th मिनिस्टीरियल जो अभी ब्यूनस आयर्स में हुई, इसके 2 इशू हो रहे हैं। इनकी G20 का जो ग्रुप था, उनका बिजनेस 20 ग्रुप होता है, और जैसे इंडिया में फिक्की है ना, ऐसे ही इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, ICC। उसने क्या प्रपोज करा कि WTO में ना ई-कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के जो डिस्प्यूट होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के, एक कंट्री जो होगी फॉरेन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगी उसकी इन्वेस्टमेंट को, और अगर वहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इंडिया का कोर्ट में केस नहीं चलेगा बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर का, बल्कि कोई इंटरनेशनल बॉडी होएगी बाहर की कंट्री में, आर्बिटर होगा, सेटलमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कोई बॉडीज होंगी, वहां पर सब होगा। लेकिन ये प्रपोज उन्होंने करा, लेकिन हमने क्या करा कि भैया देखो, अभी ई-कॉमर्स को लेके ना हम अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है इंडिया की, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को ही लागू रखना चाहते हैं। हम WTO के रूल्स को नहीं लाने देना चाहते, क्योंकि रीजन ये है कि एक तो इंटरनेट जो है हमारे देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में आज भी 12.6% है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है। तो इंटरनेट की वजह से ही ई-कॉमर्स का बढ़ावा मिलता है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमें कम मिलेगा। दूसरा, हम अभी भी अपनी जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT, इसके लिए हमने एक नया मॉडल BIT बनाया, और ये कहता है कि भाई हमारे देश में पहले सारा जो है कोर्ट में केसेस लड़े जाएंगे और वो रिजोल्व होंगे। अगर वो नहीं हो पाते हैं, इंडिया में सारे कोर्ट वगैरह सिस्टम को आप यूज कर लेते हो फॉरेन इन्वेस्टर, और फिर भी डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पाता है, तो हम लोग बाहर के आर्बिट्रर को और बाहर की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज को कंसिडर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो ये 2 इश्यूज फंसे हुए हैं, और इंडिया ये कह रहा है कि ये आप चाहते हो ई-कॉमर्स पर रूल बनाना, ठीक है, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ई-कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन जब बाली समिट में करा था, उसके लिए दिया था। ठीक है, तो बाली समिट पे ना 1-2 आर्टिकल आप द हिंदू में पढ़ लेना, तो काफी की चीजें जो भी आज मैंने पढ़ाई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, ऐसे सारी एक-एक चीज को मैं बताने लग गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेबस खत्म करना। मैं यहाँ पर इश्यूज बता रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन इन पे आएगा, ताकि आप इनको लिख पाओ। ठीक है, बस यही है, खत्म अब बाकी। ठीक है, हेलो। Yes, तो sir. तो जैसे चाइना का जो डेवलपिंग स्टेटस है ना, वो हटा दिया WTO ने, तो वही वाली जो है क्या कहते हैं, इंडिया पर भी क्या लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों इंडिया को नहीं कर सकते ऐसा? तो वो कंपैरिजन के लिए ये टेबल दे रखी है, अगर रीड करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है कि भैया इंडिया की HDI देखो, चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का देखो, उसका 86, 90 है, 1800 है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम इतने पीछे हैं। पॉवर्टी देखो, हमारी 21% है, इनकी 8% है। अंडर नरिशमेंट देखो। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि यार हम डेवलपिंग कंट्री नहीं है, हमारा स्टेटस नहीं छीना जाना चाहिए। बस यही इश्यूज थे। ठीक है, और रिवाइज कर लेना आप लोग इन्हें। और जो तुम्हारा था प्रियांशु, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, मीस के ऊपर क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, यस सर, रोड टैप करके स्कीम है, RODTEP करके है। क्या करके है? RODTEP, RO remission of duties and tariffs from the exported product। RODT है ना? ठीक है, मैं ये कर लूँ। सर RODTEP, remission of duties and taxes on export products। ओके, रॉड टी
OEP, ठीक है, DEP, यस सर, यस। ओके ये 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट किया था। ओके ओके, ठीक है। रोड टॉप, ठीक है, इसको देख लेंगे 2021 से। आप लोग भी देख लेना आकर्षी, हेलो, Yes, sir. एक बार रीड कर लेना, क्या पता ऐसे आ जाते हैं पीटी वगैरह में, देख लेना। और बाकी किसी को डाउट है कुछ अभी तक? एक बार रीड कर लो तो आएगा डाउट, फिर देखेंगे। और क्लास ले लूं 5-10 मिनट या नहीं? हेलो, ले लीजिए सर। ओके चलो, एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। तो देखो, ये बेसिकली राइजिंग फार्म वेजेस इन इंडिया, पुल और पुश फैक्टर, ये अशोक गुलाटी का रिसर्च था। और इसमें ये देखा गया कि इंडिया की जो फार्म वेजेस थी, रियल फार्म वेजेस, वो इंक्रीज हुई थी 6.8% पर एनम से। कब? 2007 और 12 के बीच में, जो कि फास्टेस्ट ग्रोथ थी सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फास्टेस्ट ग्रोथ। जब 1990s में रिफॉर्म करे गए तो बेसिकली इसलिए करा गया कि जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर की पॉलिसीज थी और जो है मार्केट रिफॉर्म्स नहीं थे, सोशलिस्टिक टेंडेंसी थी जो इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, उसकी वजह से हम पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं कर पाए थे। तो हमने भी देखा कि जो 13 ईयर का गैप पीरियड था इंडिया और चाइना में, जब डेंग जियोपिंग ने मार्केट रिफॉर्म चाइना के अकॉर्डिंग शुरू करे, तो हमने भी सोचा कि 1991 में हम भी शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से करे और हम फंस गए थे, इसलिए हुए। हम लोगों ने 1980s के अंदर प्रो बिजनेस रिफॉर्म करने शुरू किए थे। इसके बारे में एक अरविंद सुब्रमण्यम का आर्टिकल है, उसमें देखेंगे। लेकिन मार्केट रिफॉर्म के गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने में, या आप कौन से सेक्टर में जो है प्राइवेट इन्वेस्टर जो है लगा लीजिए आप, प्रियांशु कौन से सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन कर सकता है, कार बना सकता है कि नहीं बना सकता है, फ्रिज बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ये गवर्नमेंट तय करेगी। और कितना बना सकता है, अगर 100 फ्रिज बनाने हैं तो 100 ही बना सकता है ना, 101 नहीं बनाएगा ना, क्योंकि लाइसेंस 100 का मिला है। अगर 101 बनाने हैं तो उसको दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपेंड करना चाहता है अपने प्लांट को तो पूछना पड़ेगा कई मिनिस्ट्रियों से प्रोडक्शन को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी जिससे कि इंडिया में मार्केट रिफॉर्म प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे, मार्केट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही थी, रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने केक का साइज बढ़ाया जाए, मार्केट को फ्री करा जाए और उससे पॉवर्टी को एलिमिनेट करा जाएगा। और अजम्पशन क्या थी कि पॉवर्टी क्यों एलिमिनेट होगी? क्योंकि अगर रिच क्लास रिचर होएगी तो वो कुछ पैसा परकोलेट करेगी पुअर सेक्शन को, और इसको बोला गया था ट्रिकल डाउन थ्योरी इफेक्ट, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म्स ट्रिकल डाउन थ्योरी इफेक्ट को इफेक्चुएट करेंगे और उसकी हेल्प से पॉवर्टी एलिमिनेट होगी। और टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर जो हमने देखा था वो भी राइज होगा, और रियल इनकम भी उन लोगों की लेबर की राइज होगी। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर जब राइज हुआ तो रियल इनकम भी 90s में इंक्रीज हुई। लेकिन 2007 से 12 के बीच में जितनी तेजी से ग्रो हुई, ग्रोथ रेट 6.8% पर एनम जो थी वो फास्टेस्ट थी, ठीक है। अब इसके ना रीजन देखने होंगे हमें कि कौन से रीजन की वजह से हुई थी। दो रीजन होते हैं रियल लेबर के रियल वेज के इंक्रीज होने के, ग्रो करने के। एक तो पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर। पुश फैक्टर तो वो होता है जो विद इन एग्रीकल्चर हो जाए या विद इन लेबर क्लास में जो नॉन स्किल्ड जो जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, उसी के अंदर वो इंक्रीज हो जाए, उसी के अंदर इंक्रीज होने की वजह से रियल इनकम इंक्रीज हो जाए। एक पुल फैक्टर होता है जो दूसरे आउटसाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर से या नॉन स्किल्ड जॉब जो है वर्कर की, उससे बाहर जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर अगर ग्रोथ हो जाए और वो फिर इस लेबर को वहां पर पुल कर ले। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो लुइस मॉडल को याद करो। अगर लेबर की रियल वेज इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर में जा रही है, तो वो पुल फैक्टर है। अगर रियल वेज इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंक्रीज हो रही है, तो वो पुश फैक्टर है, ठीक है। अब इस पुल और पुश फैक्टर का रिलेशन देखो कहां पर आ रहा है। इस पुल और पुश फैक्टर का रिलेशन लेबर की रियल वेज इंक्रीज होने का इंपैक्ट पता है कहां पर आ गया? फूड इन्फ्लेशन पर। कैसे? ये प्रोसेस है।
फार्मिंग जो है लेबर इंटेंसिव है। अगर रियल वेज लेबर की इंक्रीज हो रही है तो फार्म के अंदर लेबर की इंक्रीज हो जाएगी, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो एक प्रॉफिट लेवल मेंटेन करना है, हमें याद है एग्रीकल्चर में जब हमने पढ़ा था। और प्रॉफिट लेवल मेंटेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक तो लेबर की इंक्रीज हो गई, ऊपर से पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं है इंफ्रा एग्रीकल्चर इन और फॉर में इन्वेस्टमेंट में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो डिक्रीज हो रही है, ऊपर से लेबर की और इंक्रीज हो गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। और फिर हमें इंक्रीज एमएसपी देना पड़ेगा, और एमएसपी जब इंक्रीज होएगा वो क्या करेगा, एक तो सब्सिडीज का बर्डन बढ़ाएगा सरकार पे, डिस्टॉर्शन करेगा फूड के प्रोडक्शन की, और एक और चीज करेगा जो आगे एक बॉक्स बनाना था छोड़ दिया मैंने, फूड इन्फ्लेशन। तो देखो कौन सा इंपैक्ट कहां से कहां आ गया, ठीक है। अब ये जो पुश फैक्टर है ना, इसको फार्मर्स ने एलिज करा कि मनरेगा की वजह से हुआ ये सब। मनरेगा की वजह से हुआ ये कि मनरेगा एक मिनिमम प्राइस देती थी, जो कि इंडिया का जो मिनिमम वेज लॉ है लीगली बाइंडिंग नहीं है, पुराना वाला मिनिमम वेज लॉ लीगली बाइंडिंग नहीं है, वो बस एक इंडिकेटिव है। लेकिन मनरेगा में जो सैलरी मिलती थी पर डे उसी के हिसाब से मिलती थी, 180 रुपए पहले, कुछ अब पता नहीं चेंज हो गई हो इन्फ्लेशन जुड़कर। तो ये जब इसमें 180 मिल रही थी ना, तो इन सारे लेबर ने ना मनरेगा में एनरोल कर लिया, और फार्मर्स जो अपने प्लॉट ऑफ लैंड पे इनसे 100 रुपए में काम कराते थे, यहाँ काम करना बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, मिनिमम वेज फ्लोर हो गया। अब वो कह रहे हैं हम काम करेंगे 180 से ऊपर ही। तो मनरेगा ने ना उनकी बार्गेनिंग बढ़ा दी, और इस वजह से फिर हर जगह पे जबरदस्ती उनकी वेज बढ़ रही है। तो इसकी वजह से फार्म वेजेस में पुश आया, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट थी मनरेगा की, मनरेगा को लेके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने तो इसको प्रेज करा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि लेबर की फार्म वेजेस अगर इंक्रीज होती है तो पॉवर्टी मैक्सिमम रिड्यूस होती है। अब फार्मर्स तो इससे अपसेट है, लेकिन पॉलिसी मेकर खुश थे, आईएएस ऑफिसर सारे खुश थे कि चलो गरीबों को फायदा हुआ है, सरकार खुश थी। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए अशोक गुलाटी ने स्टडी करी, और उसने कहा कि देखो 90s के अंदर फार्म वेजेस 3.7% से इंक्रीज हुई थी, और जबकि 2000 में वो 2.1% एनम से ही इंक्रीज हुई है। तो अगर पहले जैसा ट्रेंड फॉलो करा होता ना, तो अभी और भी ज्यादा इंक्रीज हो रखी होती मनरेगा के कंपैरिजन में। लेकिन इसको डिकोड करा गया, इस ग्रोथ को पूरी की पूरी 2000 में सेम ग्रोथ नहीं है। डिकोड क्या करा गया कि पहले तो डिक्रीज हो गई थी 1.8% एनम से इस पीरियड के बीच में, 2001 से 2006 के बीच में, और उसके बाद 2007 से 11 के बीच में रैपिडली इंक्रीज हुई। अब ये क्यों इंक्रीज हुई, सिर्फ मनरेगा की वजह से नहीं, मनरेगा के पुश की वजह से नहीं, बल्कि पुल फैक्टर की वजह से भी। और पुल फैक्टर क्या था कि इस टाइम पर जीडीपी की ग्रोथ हो रही थी, कंजम्पशन की भी ग्रोथ हो रही थी, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखना था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ हो रही थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत जॉब्स मिली थी। तो यहाँ पर क्या करा गया था, एग्रीकल्चर से पुल कर ली थी लेबर। तो जब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी तो यहाँ पर लेबर की सप्लाई घटेगी, और जब सप्लाई घटेगी, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई घट गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो रियल वेजेस बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये अशोक गुलाटी की आर्गुमेंट थी कि सिर्फ मनरेगा की वजह से नहीं, जीडीपी की ग्रोथ की वजह से, इंक्रीजिंग कंजम्पशन की वजह से, और कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो सारा क्रेडिट आप मनरेगा को मत दो, ठीक है। इनफैक्ट उसने क्या स्टडी फाइंड की, उसने ये स्टडी फाइंड की, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीडीपी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जब जीडीपी ग्रो करती है उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है फार्म वेजेस पे, एग्रीकल्चर में जो जीडीपी ग्रो करेगी और ओवरऑल जो जीडीपी ग्रो करेगी, उन दोनों से। अगर पूरे देश की जीडीपी 8% से 9% पे ग्रो हो जाए, और एग्रीकल्चर की जीडीपी 3 से 4% पे ग्रो हो जाए,
और मनरेगा की आप स्कीम को ग्रो कर दो, पैसे ग्रो करो, उससे 4 से 6 गुना ज्यादा ग्रोथ होएगी रियल इनकम में, रियल वेजेस में फार्म सेक्टर के अंदर, अगर कंस्ट्रक्शन की जीडीपी ग्रो होती है, क्योंकि वो भी एक तरीके का ना नॉन स्किल्ड काम है और फार्म सेक्टर के अंदर बहुत सारी डिस्गाइज लेबर पड़ी हुई है, सरप्लस लेबर है, तो वो सरप्लस लेबर खत्म हो जाती है जब नॉन स्किल्ड सेक्टर जो साइड में दूसरा ऑप्शन खुल जाता है लेबर के लिए एग्रीकल्चर के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो क्या होता है, लीन हो जाती है अनस्किल्ड लेबर की मार्केट, मतलब थिनिंग हो जाती है, सप्लाई थिन हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो गई है। तो जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रियल वेज अपने आप ही बढ़नी है। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी को डिस्क्राइब करता है कौन? अशोक गुलाटी, क्योंकि अशोक गुलाटी कह रहा है कि आपका ये जो 2 लाख करोड़ का खर्चा आपने मनरेगा पे करा, इससे फार्म वेजेस इंक्रीज हुई, लेकिन फार्म प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ी। आपने इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर तो करा नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, आपको हायर एमएसपी देना पड़ा और उससे फूड इन्फ्लेशन हुई। इससे बेटर ये स्ट्रेटेजी होती कि जो रियल इनकम ही अगर आपको फार्म सेक्टर के अंदर बढ़ाना है, तो ये जो पुश स्ट्रेटेजी है मनरेगा की, उसके बजाय आप पुल स्ट्रेटेजी का यूज करो। ये जो 2 लाख करोड़ है इधर लगाओ, कंस्ट्रक्शन की जीडीपी बढ़ाओ, ठीक है, और एग्रीकल्चर जीडीपी हटा दो यहां से, कंस्ट्रक्शन जीडीपी बढ़ाओ और बाकी की ओवरऑल जीडीपी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी ये है, 2 लाख करोड़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर अगर आप खर्च करोगे तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फूड इन्फ्लेशन भी नहीं होगी और रियल वेज भी इंक्रीज होगी। तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। आप मनरेगा में पैसा लगा रहे हो, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप वही 2 लाख करोड़ कहां पर लगाओ? इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ाओ, वहां पर भी अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है, तो वहां पर क्या होगा, थिनिंग ऑफ लेबर मार्केट होगी, शॉर्टेज होगी लेबर की, ठीक है, और उनकी रियल इनकम बढ़ेगी और आपका दूसरा ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। ओके सर, इसको तो फिर मनरेगा के क्रिटिसिज्म में यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को। हाँ, मनरेगा को देखो क्रिटिसाइज करने की गलती कभी भी मत करना, बस इम्प्रूवमेंट बताना उसमें, ये कहना कि मनरेगा अच्छी स्कीम है और मनरेगा को हम लोग इम्प्रूव कैसे करें, हम उसे बेटर कैसे करें। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम को क्रिटिसाइज तो गलती से भी मत करना, चाहे जौन सी भी स्कीम है, उसको बस हमें हमेशा ये कहना है कि हाउ टू मेक इट बेटर, क्योंकि हम पॉजिटिव अप्रोच रखनी है हमें, मोदी जी की तरह हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है। उनका पहला स्पीच अगर किसी ने देखा हो तो ये था कि ग्लास के अंदर आधा पानी देखो या ये देखो कि वो आधा खाली है, तो वो आधा पानी देखते हैं। तो हम गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसमें लाख कमियां होती हैं, लेकिन हम उन कमियों को क्रिटिसाइज करने की बजाय इंप्रूवमेंट रखेंगे, हमारे आंसर में टोन रहेगी हमेशा पॉजिटिव, हम बोलेंगे बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं और इन कमियों को ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी में ये बताया गया है। फिर उसके बाद अशोक गुलाटी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मनरेगा को हटा दो, उसने कहा कि ये 2 लाख करोड़ रुपए को हम उधर लगा के ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, रियल इनकम को बढ़ाने का फार्म सेक्टर की। अच्छा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेके जाओगे तो रियल वेज तो बढ़ गई, फार्मर के लिए तो अभी भी बढ़ रही है। तो वो कह रहा है कि अब मनरेगा का अच्छा यूज होएगा, अब आपका जवाब मिलेगा आपको। हम क्या करेंगे, मनरेगा को एग्रीकल्चर में यूज करेंगे। अभी मनरेगा को वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरिगेशन वर्क में यूज करा जाता है, ये चीज अलाउड है। मनरेगा वर्कर एक फार्म के साइड में यहाँ पे कैनाल डिग करने के लिए अलाउड है, ठीक है, इरिगेशन में, वाटरशेड डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम हो रहा है वहां पर भी अलाउड है, पॉन्ड बनाने में अलाउड है। लेकिन पर्सनल फार्मर ए का जो ये पीस ऑफ लैंड है इसके अंदर अलाउड नहीं है कि ये इसकी लेबर का, इसके लिए इंडिविजुअली पर्सनल कटाई का काम करे गेहूं की। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है इरिगेशन को इंप्रूव करने का, कैनाल डिगिंग का, उसके लिए अलाउड है। तो ये क्या कहता है, देखो आपको एक तीर से 2 शिकार करने हैं। आप क्या करो, देखो ये जो बहुत सारा पैसा आप लगा रहे हो ना, 2 लाख करोड़ रुपए आपने वहां लगाया, इस 2 लाख रुपए करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ लगा दो इंफ्रास्ट्रक्चर पर,
तो यहाँ पर इसके बढ़ने से रियल वेज बढ़ जाएगी, किसकी किसकी बढ़ गई, लेबर की। अब ये रियल वेज बढ़ गई तो ये रियल वेज तो फार्मर के लिए भी बढ़ी, तो जो 50 लाख जो 50,000 करोड़ जो बच गए हैं, इस 50,000 करोड़ में क्या करो, ये जो फार्मर है इस फार्मर को बोलो कि अब आप अपने पर्सनल प्लॉट ऑफ लैंड पे इस लेबर को हायर करो मनरेगा को, और इसके आधे पैसे तुम दो और आधे पैसे सरकार देगी। तो जो आधा पैसा सरकार देगी उसकी वजह से फिर ये हायर एमएसपी राइज इंक्रीज की डिमांड नहीं करेगा और प्राइस इंक्रीज नहीं होएगा। प्लस ये लेबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये भी ये बंदा चेक रखेगा। कैसे चेक रखेगा, क्योंकि आधे पैसे तो इसके भी इन्वॉल्व है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है, मनरेगा को पर्सनली हर फार्मर के प्लॉट ऑफ लैंड में काम करने दिया जाए ताकि फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, सुसाइड भी ना हो, एमएसपी भी ना देना पड़े ज्यादा, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग से भी बच जाएंगे, डब्ल्यूटीओ की पनिशमेंट से भी बच जाएंगे, फूड इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। एक तीर से कई शिकार कर दिया अशोक गुलाटी ने। ठीक है, दूसरा ये कि ये जो पढ़ रखा है ये क्वेश्चन, ये आंसर पढ़ लेना, ठीक है बस, ठीक है ये आप कर लेना। अच्छा, इस पे कोई क्रेडिबल स्टडी नहीं हो रखी है, हालांकि मनरेगा के ऊपर मेरी पूरी वीडियो है 25 मिनट की, आपने देखनी है यूट्यूब पे, उसके नोट्स में शेयर कर दूंगा, तो मनरेगा वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में ये देख लेते हैं आईएलओ की स्टडी। हेलो एवरीवन, बस 5 मिनट और, ठीक है। हेलो, यस 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 तो आईएलओ की स्टडी देख लेते हैं। तो आईएलओ ने ये स्टडी करी है कि जितने से पिछले 10-20 सालों में जितने से प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ हुई है ना, ठीक है, एवरेज, ये देखो, एवरेज प्रोडक्टिविटी एज मेजर्ड बाय जीडीपी पर वर्कर इंक्रीज्ड मोर रैपिडली देन रियल वेजेस। तो यानी ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज की बात करें तो किसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है केल्की के हिसाब से, लेबर को कम पैसे मिल रहे हैं। कैल्डोर के हिसाब से लेबर को कम पैसे मिल रहे हैं, किनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्लास को। जितनी प्रोडक्टिविटी राइज हुई मेरी, उस हिसाब से मेरी रियल वेज राइज, ठीक है। तो एक तो ये इशू आईएलओ की स्टडी ने पाया है। दूसरा, इंडिया के कंटेक्स्ट की स्पेसिफिक है ये स्टडी, तो इसको एक बार रीड कर लेना, लेकिन मैं मेजरली चीजें बता रहा हूं क्या है कि एक तो ये डेटा 2009-10 में 30% जो इंडिया के वर्कर थे उनकी नेशनल मिनिमम वेज से कम पैसे मिल रहे थे उन्हें, क्योंकि नेशनल मिनिमम वेज लीगली बाइंडिंग है नहीं, ठीक है। तो यानी एक अच्छा रीजन है हमारे पास कि हम लीगली बाइंडिंग बनाए मिनिमम वेज को। ये लेबर कोड्स वगैरह आ रहे हैं, जब उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप मिनिमम वेज मार्केट प्राइस से ऊपर बना देते हो तो देखो डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, तो ये क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक थ्योरी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट होती है मिनिमम वेज लॉ बढ़ाने के, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर अगर आपने मिनिमम वेज मार्केट प्राइस से ऊपर डिसाइड कर दिया तो सरप्लस लेबर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होएगी और जो फैक्ट्री ओनर्स है वो एम्प्लॉय ही नहीं करेंगे। इसको काउंटर करा 2021 के नोबेल प्राइज ने, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा अभी। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये थ्योरी को कैसे गलत प्रूव करेगा हमारा इकोनॉमिस्ट 2021 के नोबेल प्राइज में जो उसने कंट्रीब्यूशन करा है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये देखा है कि एक तो रूरल वेजेस ना राइज तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी वो अर्बन वेजेस से कम ही है। दूसरा जो है वुमेन की जो वेजेस है ना इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा कम है। जो गैप है वो अभी भी अराउंड 34% है। पहले तो 48% होता था मैन की और वुमेन की पे के गैप, पे में जो गैप होता था। एक इंपॉर्टेंट स्टडी इकोनॉमिक सर्वे की आपको बताऊं तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि एक सोसाइटी का जो चौकीदार होता है ना वो जनरली मेल ही होता है, तो मेल को तो 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसी के कंपैरेटिवली जो वुमेन काम करती है डोमेस्टिक हेल्प का उसको 2-2,500 रुपए मिलते हैं। तो जो जेंडर गैप है ना, फीमेल को जो वुमेन का जो पे गैप है वो देखिए यहाँ पर डेटा में देखे तो
ILO का ही डेटा है, ये नीचे टेबल का सोर्स है। 48% था इंडिया में, अब 34% है, लेकिन अभी भी हाई है। अर्बन रूरल डिवाइड देखो, आज भी अर्बन एरियाज में रियल वेजिस और रूरल वेजिस का गैप बहुत ज्यादा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये एवरेज डेली इंक्रीज तो हुआ है, 247 पे पहुंचा है 2012 में, 128 रुपए होता था पहले 1994 के। लेकिन इसको क्यों हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जितनी स्पीड से उस लेबर की प्रोडक्टिविटी राइज हुई ना, उस हिसाब से उसकी रियल वेज राइज नहीं हुई। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके बेसिस पे ILO ने रिकमेंड करा कि भाई बाकी के ये छोटे मोटे डेटा हैं, पर डे ये प्राइस वगैरह, ये वेजेस वगैरह, ये आप देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ILO ने रिकमेंड करा कि मिनिमम वेज लॉ इंडिया को लाना चाहिए। और साथ ही केस डेविड, जो केस फॉर मिनिमम वेज है, इसलिए भी अराइज होता है। डेविड कार्ड एक इकोनॉमिस्ट है, उसने क्या करा कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने देखा वो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, अभिजीत बैनर्जी वगैरह ने जो मेडिसिन के अंदर भी करते हैं, वैसा ही रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उसमें तो कंट्रोल में होता है इकोनॉमिस्ट, उसे पता है कि वो अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि सेम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल रियल लाइफ में अराइज हो जाता है अपने आप ही। फॉर एग्जाम्पल न्यू जर्सी है, ठीक है, और पेंसिल्वेनिया है। न्यू जर्सी में और दोनों में बॉर्डर एकदम शेयर हो रहा है। न्यू जर्सी में मिनिमम वेज लॉ आ गया और यहां पर नहीं आया, तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहां पर मिनिमम वेज लॉ आ जाएगा तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। मिनिमम वेज लॉ की वजह से ये इकोनॉमिक थ्योरी काम करेगी, सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है। और जबकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी पेंसिल्वेनिया में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मिनिमम वेज लॉ भी बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। तो ऐसा हुआ कैसे? ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट डेविड कार्ड ने करा था 1992 में। और ऐसा हुआ, इसका इकोनॉमिक रैशनल क्या है? ऐसा इसलिए हुआ कि बजाय इन लोगों को एम्प्लॉय ना करने के, इस मिनिमम वेज के एम्प्लॉय ना करने के, इन्होंने क्या करा, फर्म ने सबको एम्प्लॉय कर लिया। और ये जो इनका डिमांड प्रोडक्ट था ना, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, अगर इसको वैल्यू में करना है तो VMP प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्राइस बढ़ा दिया और इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। सप्लाई डिमांड, ये डिमांड को प्राइस, जब मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, जिस प्रोडक्ट को मैं बेचता था और उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए लेबर को डिमांड करता था, अब जब मेरे उस प्रोडक्ट का प्राइस ही बढ़ गया है तो बेशक उस लेबर को मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं दे दूंगा। तो यानी उसने ये कहा कि जो बर्डन है ना हायर मनी वेज का, मिनिमम वेज का, वो जो फार्म ओनर है कस्टमर पे शिफ्ट कर देंगे जो सामान खरीदता है, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, ठीक है। और मिनिमम वेज लॉ ऐसे हेल्प करेगा, वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आप लोगों के? तो इंडिया में हमने एक रैशनल आपको अभी अभी डिस्कस करके बता दिया है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, ILO की स्टडी और डेविड कार्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम वेज लॉज आर नॉट बैड। और पक्का से क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली, ठीक है। और अगर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके हाथ में होंगी, डेटा होगा, प्रोडक्टिविटी डबल रेट से बढ़ी, रियल वेज बढ़ी तो है इंडिया में 90s 2000 में, ILO की स्टडी है, लेकिन जितने से बढ़नी चाहिए थी उतने से नहीं बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा रैपिड रेट से बढ़ी है। तो हमें ILO रिकमेंड करता है मिनिमम वेज लॉ होना चाहिए इंडिया में, और वो सपोर्ट करता है डेविड कार्ड, उसको, डेविड कार्ड की नेचुरल एक्सपेरिमेंट की स्टडी इन 1992 इन अमेरिका। तो ये आपका रैशनल हो जाएगा, तो ये मैं शेयर कर दूंगा। और वहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो वो ग्रीन बॉक्स का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरा वो जो टैरिफ है, टैरिफ कोटा रेट TQR, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उस लूप होल का मिसयूज करते हैं अपने टैरिफ को हायर रखने में। तीसरा, एक्सपोर्ट अगर वो करते हैं सरप्लस गुड को गरीबों की हेल्प के लिए, फूड एड के लिए, और एक्सपोर्ट गारंटी की स्कीम की मदद से, उससे भी जो है वो
उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, वो WTO के अंडर रिलैक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फूड एड के प्रोग्राम को फंड कर सकते हो और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी दे के अपना सरप्लस गेहूं चावल खरीदवा सकते हो। इन 3 लूप होल को यूज कर EU और US ने ट्रेड में डिस्टॉर्शन कर रखी हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के। जब तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, हम लोग जो हैं क्या कहते हैं अपने टैरिफ रेट को डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंडिया की वो रिड्यूस नहीं करेंगे और हम बार्गेन करेंगे पीस क्लॉज के लिए और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमें, क्योंकि हम अनेक्स कंट्री बनने के अभी भी लायक है, क्योंकि हंगर इंडेक्स हमारा बहुत खराब है, HDI हमारा बहुत खराब है, आप चाइना से हमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें टेक अवे हैं वहां पे। और इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अगर एग्रीकल्चर में ये जो एम्बर बॉक्स है इससे अगर बचना है तो भैया PDPS की स्कीम, भावांतर भुगतान योजना और PM किसान योजना, ये वाली चीजों की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपके 2 टॉपिक हो गए हैं और बस, एंड दैट्स इट। तो ठीक है, हेलो, यस सर। तो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, मैंने कर दिया है रिकॉर्ड। और बाकी ये रीड कर लेना, रिकॉर्ड इतनी देखोगे तो कैसे याद, टाइम वेस्ट होएगा। तो ठीक है, खत्म करें क्लास, 2 चीजें हो गई। ओके, अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं, फिलिप्स का रुका है, कुछ आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।